गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज देखिए हम लोग एक ऐसे महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल निर्जन और वीरान है, बिल्कुल ठीक, जहाँ पे कोई व्यक्ति यानी रहता नहीं है, ना तो उतना ज़्यादा वनस्पतियाँ पाई जा रही है, ना तो जीव जंतु पाए जा रहे हैं, ठीक। या ये कह सकते हैं कि विश्व का सबसे कोल्डेस्ट अगर महाद्वीप आपसे पूछा जाए तो उसी को क्या नाम देते हैं हम लोग? अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं, है ना। विश्व का सबसे अगर ठंडा महाद्वीप अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा है तो क्या बताएंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप। इस महाद्वीप की एक विशेषता है कि ये हमेशा क्या होगा? बर्फ से आच्छादित रहता है, क्योंकि सूर्य की किरणें होती वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, और जो भी पहुंचती है तो वहां पर क्या होगा? बहुत ही तिरछी यानी किरणें पहुंचती है, यानी टेम्परेचर क्या होगा वहां का? बहुत ही कम पाया जाएगा। इस वजह से क्या होगा? वो हमेशा आपका बर्फ से वो आच्छादित रहता है, और इसीलिए उसको श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन आपका आया हुआ था किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, तो क्या उत्तर बताएंगे आप लोग? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। फिर बात आती है अंटार्कटिका महाद्वीप का नामकरण कैसे पड़ा है। अंटार्कटिका महाद्वीप का नामकरण कैसे पड़ा है, तो उत्तर क्या होगा कि यहीं से एक आपकी रेखा गुजरती है, अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा है? अंटार्कटिक के वृत्त, यहीं से आपकी गुजरती है, ठीक। और इस वृत्त को जो पार करने वाला प्रथम जो व्यक्ति था, क्वेश्चन आया हुआ है भी, कौन सा व्यक्ति था जो सबसे पहले इस अंटार्कटिक वृत्त को यानी पार कर गया था वो? जेम्स कुक का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक। तो वही व्यक्ति था जो सबसे पहले इसको ये पार किया था, ये जेम्स कुक। लेकिन जब ये रेखा को जब ये पार करता है तो तेज तूफानी हवाएं चलती हैं, बर्फीली, और जिस वजह से डर जाता है ये, और इस वजह से क्या होगा? ये वापस यहाँ से लौट जाता है, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप तक वो नहीं पहुंच पाता है, वो केवल रेखा को ही क्रॉस कर पाता है केवल वो, ठीक। और हवाओं से डर की वजह से क्या हो रहा है कि वहां से वो वापिस से चला गया। और ये कब आता है? ये अपनी जब ये पहली यात्रा शुरू किया था ये, तो इसकी पहली यात्रा कब शुरू हुई थी? 1769 को, 1769 जब ये न्यूजीलैंड पहुंचा था वो, उसी समय वो उस रेखा को पार किया था ये, ठीक। तो बहुत सारी इस महाद्वीप के बारे में अनोखी चीजें रहेंगी जिसको हम लोगों को जानने का अवसर मिलेगा कि इस महाद्वीप पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। और 6 मंथ की क्या हो जाएगी? नाइट होती है। ये भी बहुत अजीब लगेगा कैसे हो रहा है ये, कि 6 मंथ का डे है और 6 मंथ का नाइट कैसे होता है। तो ये सब सीखने को मिलेगा यहाँ से, ये सारी चीजें, ठीक। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आता है, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 4 महाद्वीप दे दिए जाएंगे, इसमें पूछा जाता है कि इनको घटते क्रम बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना रहता है ये, ठीक। तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, 5वां बड़ा महाद्वीप। अगर इसके एरिया की बात करें तो लगभग आपका है 140 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 140 लाख वर्ग किलोमीटर, या ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ 40 लाख, ठीक ना। 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर इसका संपूर्ण एरिया जाता है ये। और जबकि संपूर्ण महाद्वीपों की अगर एरिया की बात करें तो कितना जाता है? तो लगभग आपका है 15 करोड़ के आसपास। पूरे महाद्वीप की अगर बात करें तो कितनी आ जाती है? संपूर्ण जो आपके 7 महाद्वीप हैं सबका मिला करके लगभग यानी 15 करोड़ के आसपास ये आपका इसका आ जाता है ये। और संपूर्ण पृथ्वी की एरिया की बात करें तो कितना आ जाएगा आपका?
51 करोड़ के आसपास आ जाता है। 51 करोड़, ये क्या है? संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल। अब इसी 51 करोड़ वर्ग किलो में से देखा जाए तो आपका 15 करोड़ क्या हो गया आपका, जो कि स्थल हो गया। यही तो हुआ, 15 करोड़ क्या हो जाएगा आपका, स्थल हो जाता है। बाकी जो रिमेनिंग आपका बचता है वो कितना हो जाता है, 36 करोड़। 36 करोड़ क्या आपका है, जल के रूप में आपका मिलेगा ये। ठीक, या ये कह सकते हैं कि जब हमारा महाद्वीप बना था, जब महाद्वीपों की उत्पत्ति हो रही थी, पैंजिया जिसे कहते हैं हम लोग, क्या नाम कहते हैं, पैंजिया। तो पैंजिया का अगर हम लोग देखें तो उसका क्षेत्रफल कितना था। अब ये सब देखिए क्या हो रहा है कि जब आप लोग इस तरह से अध्ययन कर रहे हैं तो ये नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आ रहा है। अभी तक आप लोग क्या देखते थे कि संपूर्ण महाद्वीपों का क्षेत्रफल कितना था, तो उत्तर क्या आता था आपका, 15 करोड़। अब इसी को दूसरे रूप में पूछ सकता है कि जब हमारा पैंजिया था, जिसे प्रारंभिक रूप दिया गया था, जब संपूर्ण महाद्वीपों का ही भाग है वो, तो उसका पैंजिया का पूरा क्षेत्रफल कितना होगा आपका, तो उत्तर क्या होगा आपका, 15 करोड़ होगा। भाई महाद्वीप पैंजिया के ही तो भाग है ये सब, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 15 करोड़ हो जाएगा। अब इसी पैंजिया के चारों ओर क्या था आपका, पैंथलासा था। वैगनर ने जिसके बारे में बताया है पूरा का पूरा ये, ठीक, इसी के चारों ओर क्या था, जलीय भाग था, उसी को पैंथलासा नाम दिया गया था। अब जब देखिए पैंथलासा का एरिया अगर पूछ लिया जाए तो कितना होगा, पैंथलासा का एरिया कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, जो जल वाला क्षेत्र हो जाता है ये, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर ये हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दिया जाए, प्लस कर दें हम लोग, तो क्या आ जाएगा आपका, 51 करोड़। और यही क्या हो जाएगा, हमारे पर पूरा अर्थ यानी संपूर्ण अर्थ का क्षेत्रफल आ जाता है ये। ठीक है, नहीं परिधि तो अलग होता है, परिधि मतलब घेरा होता है, ठीक। और एरिया मतलब क्या होता है, उसका क्षेत्रफल से रिलेटेड है। जैसे कोई सर्किल है, जैसे कोई वृत्त है आपका, ठीक है ना, तो वृत्त में देखिए क्या होगा, वृत्त का जो ठोस रूप कहलाता है ना, जो सर्किल टाइप का जो ठोस रूप में रहेगा, या इसी का जब 3D आकृति लेते हैं हम लोग, तो उसी को गोला कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। जो गोला होता है तो चाहे गोले की परिधि कहा जाए चाहे वृत्त की परिधि कहा जाए तो बराबर एक ही होता है। इसका निकालने का जो फार्मूला होता है परिधि 2πr होता है, 2πr होता है। हाँ, जैसे कोई भी गोला रहे आपका और उसकी कह दिया जाए परिधि निकालिए तो क्या हो जाएगा, 2πr हो जाता है ये। और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाता है 4πr² होता है, ठीक है ना, 4πr² हो जाता है। अब ये सब की जो बात बताने वाले थे, जो एनेक्जीमेंडर जो थे, है ना, एनेक्जीमेंडर और थेल्स जैसे महोदय, तो उन लोगों ने क्या है, ये सब चीजों के बारे में बताया है पूरा, क्योंकि गणित के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी की व्याख्या किए हैं, और इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी किसे कहा जाता है, तो अगर थेल्स दे दिया जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो उनके शिष्य दे दिए जाते हैं, एनेक्जीमेंडर को दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो वही एनेक्जीमेंडर है जिन्होंने एक यंत्र का नाम नोमोन यंत्र बनाया था, और उसी नोमोन यंत्र से संपूर्ण पृथ्वी के बारे में वो बताते हैं वो, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि अगर जैसे पृथ्वी का है और पृथ्वी का कह दिया जाए कि उसकी परिधि बताइए, कौन सा भूगोल बेटा है जो किसकी एग्जैक्ट परिधि के बारे में बताया था, एरिस्टोथनीस ने बताया था, कल के टेस्ट में आया था आपका ये, ठीक, एरिस्टोथनीस, ठीक। तो एरिस्टोथनीस ने क्या है, नोमोन यंत्र के द्वारा ही तो बताया था वो। आज अगर कह दिया जाए कि इसकी परिधि पृथ्वी की निकालिए तो उसकी अगर त्रिज्या पता है तो पता चल जाएगा, 2 गुणे में, और त्रिज्या कितनी, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, और आर की वैल्यू पता है आपको, लगभग 6400 ले लेंगे हम लोग, राउंड फिगर जो फिजिक्स में लोग यूज करते हैं, ठीक। और नहीं तो वैसे अगर ज्योग्राफी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6370 किलोमीटर एग्जैक्ट है आपका ये। अब यहां से इसकी परिधि आप निकाल सकते हैं,
ठीक। और इसी परिधि को ज्ञात कर दिया था किसने? एरिस्टोथेनीज ने। कितना बताया था? 40,036 वर्ग किलोमीटर, है ना। 40,076 किलोमीटर था ये। इसी के आसपास यानी एग्जैक्टो बता देता है वो, है, जिसे भूमध्यरेखीय परिधि कहा जाता था ये। ठीक है। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब क्या हो जाएगा? 6370 गुणे 6370। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा? ये एरिया आ जाता है इतने के आसपास आ जाएगा, 15 करोड़ के आसपास, सॉरी 51 करोड़ के आसपास आ जाता है। क्लियर हुआ सब चीजें, है ना, कि इस तरह से ये एनर्जी मेंटर ये सारी चीजें को बताते हैं। ठीक। हालांकि जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर, और उसी में एक टॉपिक आपका आता है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, कि कैसे उसका निर्माण हो रहा है, तो वहां पे ये पूरा डिटेल आपको बताएंगे। ठीक। अब यहाँ पे आपने हल्का सा छेड़ दिया तो इसलिए हल्का सा आपको बता दिए कि परिधि और एरिया में अंतर होता है ये। ठीक। तो परिधि आपकी कम होगी और ये क्या होगा आपका? ज्यादा होगा, लार्ज एरिया होगा। ठीक। तो इस प्रकार देखिए हमारा जो पेंजिया और पेंथलासा दोनों का एरिया पता चलेगा। अब उसी पेंजिया का लगभग यानी कितना बताया गया आपको? 140 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका नाम क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। और उसी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आज हम लोग पूरा का पूरा स्टडी करेंगे वहां पे। ठीक। अब देखिए इसके बारे में क्वेश्चंस क्यों ज्यादा इस पर पूछे जा रहे हैं, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं कि क्या कारण है कि इसके ऊपर हो रहे हैं, क्यों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गोवा में देखिए आगे आपका रिसर्च सेंटर खोला गया है, ओशियन का है। ठीक। और इस समय इतना ज्यादा ये वर्क कर रहा है। एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए जो आपकी लाई गई है वो क्या है? मैक्सिमम लोगों को यानी रिसर्च क्षेत्रों में लगाना। क्योंकि आने वाले समय देखिए क्या हो रहा है कि विश्व के जितने भी लोग हैं वो सबका जो नया रोजगार की बात करें हम लोग, है ना, अगर रोजगार की बात करें, सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर आने वाले समय में 4-6 सालों में सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा? आपको रिसर्च में मिलेगा ये। तो एक तरह से देखिए क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके लिए एक नया रोजगार का अवसर यानी खोल दे रहा है ये। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक समय था आपका एमबीए का क्रेड था, आईआईटीएन का क्रेड था, है ना, काफी ज्यादा। तो आने वाले समय में देखिए क्या होगा कि सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर कहाँ मिलेंगे आपको? इसी में, रिसर्च में मिलेंगे ये। ठीक। कारण क्या है कि विश्व के जितने भी लोग हैं वो सब लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं सबको अपने तरफ आकर्षित कर रहे हैं। देखिए अमेरिका क्या कर रहा है कि बड़े बड़े यानी लोगों को जो यहाँ से जो आईआईटी से जो रिसर्च किए हुए हैं सबको अपने तरफ यानी पैकेज दे के बुला रहा है। और वो क्या कर रहा है कि इन्हीं सब क्षेत्रों पे अननोन प्लेस को जो नहीं जानते हैं उसके बारे में रिसर्च की बात की जा रही है। कि बहादुरी क्या है? देखिए जो जानते हैं वो तो उसमें बहादुरी नहीं है, बहादुरी है जो नहीं जान रहे हैं और वहां तक अगर पहुंच जाए। कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि और वहां पहुंच जाए अगर भूगोलवेता, तो बात ही कुछ और होती है ये। ठीक। तो अब भूगोलवेता है और उसके अंदर इतना ज्यादा देखा जाए, देखिए क्या है आपका गुण भरे होते हैं। कारण क्या है कि वो साइंस से कोरिलेटेड और ह्यूमन से कोरिलेटेड, यानी जो साइंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके क्या कर रहा है, मानव के व्यवहार में कितना ज्यादा उपयोगी होता है। मार्क जेफरसन की थ्योरी पे, मार्क जेफरसन कल के क्वेश्चन में दिया था, हाँ, यही बताते हैं कि भूगोल को क्या बता रहे हैं वो, मानव के प्रयोग के लिए, है ना, मानव के व्यवहार के लिए कितना ज्यादा उपयोगी है वो, उसका यानी अध्ययन का केंद्र बनाना ये। ठीक। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मूल उद्देश्य क्या है? यही है। और यही कारण है देखिए पूर्वांचल जो आपका है, जौनपुर का पूर्वांचल पहला विश्वविद्यालय बन गया है जिसने एनईपी को लागू कर दिया है। ठीक। मतलब क्या हो जाएगा कि अब ग्रेजुएशन 4 साल का हो जाएगा। ठीक। मतलब अब जिस व्यक्ति को प्रशासनिक सेवा में जाना है उसको केवल ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, उसको पीजी करने की आवश्यकता ही नहीं, पीजी तो कर ही नहीं सकता है। अगर कोई कहे कि मैं आईएएस पीसीएस का एग्जाम देना चाहता हूं और वो पीजी कर ले
तो तुरंत वो आपका डिस्क्वालीफाई कर देगा, वहाँ से कैटेगरी आपका 9 खींच दिया जाएगा। मतलब अगर आपको पीजी अगर आपकी डिग्री पास है तो आप क्या है IAS PCS में जा ही नहीं सकते, प्रशासनिक वनडे में आप जा ही नहीं पाएंगे। मतलब क्या है, अगर पीजी आप कर रहे हैं तो आपका बस एक मोटो रहेगा, एक उद्देश्य रहेगा, हायर एजुकेशन की तरफ जाना बस। ठीक, UGC का यानी एलिजिबल दीजिए, उसके एग्जाम दीजिए और रिसर्च करिए, PhD कीजिए, है ना, ये यानी मूल उद्देश्य रहेगा ये। ठीक, तो इस तरह से देखिए जो भीड़ आपकी जो बढ़ रही थी, तो भीड़ क्या हो रहा है, उसको यानी खत्म कर रहा है ये। यहाँ से अब इंटर के बाद ही बच्चा क्या है डिसाइड कर लेगा वो कि उसको किस क्षेत्र में जाना है, वो सिविल के क्षेत्र में जाना है कि रिसर्च के क्षेत्र में जाना है, कहाँ पर आइए। तो वहां से क्या होगा कि वो पूरा का पूरा उसके बारे में क्लियर हो जाता है सारी चीजें, ठीक है ना। तो इस तरह से कि UGC के लिए क्या है एक बहुत बड़ा दरवाजा खुल रहा है आप लोगों के पास, और लग जाइए, बहुत बढ़िया आता है इसका स्कोप है ये। बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिलेंगे, यानी जितने भी प्राइवेट कंपनियां होंगी वो सब प्राइवेट कंपनियां क्या करेंगे, सब इन्हीं को यानी ले आएगी, सबके सब अडानी हो गए, अंबानी हो गए, रिलायंस, ये सब क्या होगा, इन्हीं लोगों को भर्तियां करेंगे ना। क्योंकि देखिए है क्या, गवर्नमेंट का जो मेन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक, और वो यानी श्रेष्ठ होगा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाएगा। तो जितने भी पूंजीवादी हैं वो सब क्या है, भाजपा के तो समर्थक में हैं। तो जब भाजपा के समर्थक में है तो उनके फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे वो। तो अपने यहाँ क्या होगा, इनको यानी PhD वालों को रोजगार देंगे अपने यहाँ पे, और एक छोटा मोटा नहीं मिलेगा, 10 लाख 12 लाख 20 लाख ऐसे ऐसे पैकेज देंगे कि IAS की नौकरी उससे आगे फिर रहेगी। ये होगा आगे समय में, ठीक। तो इसी महाद्वीप के बारे में हम लोग इसका करते हैं, ठीक, अध्ययन करते हैं। पहले इसका एक मैप बना लेते हैं हम लोग, ठीक, और मैप बना करके इसको बाकायदा अध्ययन करते हैं, ठीक। एक महत्वपूर्ण सूचना कि PG के सभी विषय के संदर्भ में जो 4th सेमेस्टर में लागू हुआ है लघु शोध, उससे रिलेटेड कोई भी विद्यार्थी जिस भी विषय का हो, कोई भी मार्गदर्शन लेना हो या प्रोजेक्ट तैयार करवाना हो या टाइपिंग करवाना हो, बाइंडिंग करवाना हो, वो सारी चीज़ें हमारी टीम प्रयागराज में लगी हुई है। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो पूर्वांचल से रिलेटेड हो या रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से संबंधित, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो, अवध यूनिवर्सिटी, तो सभी प्रोजेक्ट का आपका जो मार्गदर्शन है उसके संदर्भ में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आते हैं हम लोग देखते हैं इसके बाद कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें हम लोग, तो जिस प्रक्षेप पे बनाया जाता है उसको 3 उपवर्गों में बांटा गया है। एक इसमें है शंक्वाकार प्रक्षेप, दूसरा है बेलनाकार प्रक्षेप, और तीसरा जो है इसमें जेनिथल प्रोजेक्शन, इंग्लिश में कहते हैं उसी को जेनिथल प्रोजेक्शन, या वृत्ताकार के रूप में जो प्रदर्शित होता है, या ये कह सकते हैं कि खमद्य प्रक्षेप। तो शंक्वाकार प्रक्षेप को कोनिकल प्रोजेक्शन कहते हैं हम लोग। तो कोनिकल प्रोजेक्शन में छोटे छोटे देशों को जो मध्य अक्षांश के संदर्भ में होता है उन्हीं को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, जिसका सबसे पहले जो प्रयोग 180 ईस्वी में टालमी नाम के विद्वान जो कि रोम से संबंधित थे, उन्होंने शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण किया और विश्व के मानचित्र को उसी पर दर्शाया था ये। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखें तो ये आपका मध्य अक्षांश से रिलेटेड है। जैसे भारत की बात करें तो शंक्वाकार प्रक्षेप पे बनाया जाता है, जो कि बोन्स प्रक्षेप की बात देखते हैं हम लोग। जर्मनी का मानचित्र हो तो वो भी शंक्वाकार पर ही बनता है। तो इस प्रकार जो भी मध्य अक्षांश से संबंधित जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनको मानचित्र पर दर्शाने के लिए इस शंक्वाकार प्रक्षेप का हम लोग प्रयोग करते हैं। दूसरा जो आपका है बेलनाकार प्रक्षेप, तो बेलनाकार एक सिलेंडर की भांति होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग पेपर को बीच भाग में लपेटते हैं और इस प्रकार जैसे विश्व का जो मानचित्र बनाते हैं हम लोग,
तो इसी बेलनाकार प्रक्षेप से संबंधित में सारा इसका संपूर्ण वर्णन करते हैं पूरा का पूरा। और इसमें इक्वेटर लाइन को मेन आधार मान करके किया जाता है। बेलनाकार प्रक्षेप को बनाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे मर्केटर, उन्हीं के नाम पे मर्केटर प्रक्षेप का नामकरण होता है। और उस मर्केटर प्रक्षेप पर ही हम विश्व के मानचित्र को दर्शाते हैं। वृत्ताकार जिसे जेनिथल प्रोजेक्शन कहते हैं। नाम इंग्लिश में करें तो काफ़ी आसानी रहता है, हिंदी तो बहुत ही टफ है इसका। खमद्य प्रक्षेप, ऐसा लगता है कि कभी सुना ही ना हो हम लोगों ने। तो जेनिथल प्रोजेक्शन या इसी को खमद्य प्रक्षेप कहते हैं हम लोग। अब तीनों की देखिए अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और जहाँ का जैसा मानचित्र हम लोग देखते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप देखें, पृथ्वी को मान लेते हैं इसको हम लोग, और एक पृथ्वी का जो स्वरूप ये हुआ। अब ट्रेसिंग जो पेपर ले लिए हम लोग, इसको अगर हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र पर रखें और यहाँ से उसको ट्रेस करने का प्रयास करें उनके वृत्तों को, जो जाल के रेखाएं हैं, तो अब यहाँ पे देखिए जो वृत्ताकार के रूप में जो ट्रेसिंग होगा वो अक्षांश रेखाएं होती हैं और उसका पूरा का पूरा उसमें उसको ट्रेस करके उसका वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग पूरे इसको पृथ्वी को जैसे लपेट लेते हैं एक सिलेंडर आयत के रूप में देखा जाए तो एक सिलेंडर के रूप में हो जाता है। तो इससे आपका ये बेलनाकार प्रक्षेप या मर्केटर प्रक्षेप इसी से बनता है। इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं बिल्कुल सीधी होती हैं बिल्कुल। तो विश्व का मानचित्र जो बनाया जाता है वो इसी प्रक्षेप पर बनता है। इसी प्रकार अगर मध्य अक्षांश पर इसको ट्रेसिंग पेपर को रखें और वहाँ पर मध्य अक्षांश के जो 1 स्टैंडर्ड या 2 स्टैंडर्ड जो पैरेलल लाइन होती हैं उसके आधार पे हम लोग शंक्वाकार प्रक्षेप का निर्माण करते हैं। तो तीनों का देखिए यहाँ पे अलग अलग विशेषताएं होती हैं और इसी के आधार पे हम लोग इसका नामकरण रखते हैं। तो ध्रुवीय क्षेत्र पर जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप है, आपको ध्रुव पर रख करके ट्रेसिंग पेपर का पूरा उसका वर्णन करते हैं बाकायदा इसका। बाकी इसके संदर्भ में जो संपूर्ण क्लास होगी बच्चों, वो प्रक्षेप नाम का एक टॉपिक प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे, बाकायदा इसको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे एक हल्का सा केवल एक व्यू आपको दे दिया जाता है जो कि इसके संदर्भ में सारी चीज़ें हैं, एक संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया गया है। ये तो जो पृथ्वी का जो ध्रुव है आपका दक्षिणी ध्रुव, तो इसी दक्षिणी ध्रुव पर हम लोग ट्रेसिंग पेपर रखेंगे। अब हमारे पास 2 विकल्प होता है, या तो पृथ्वी को उल्टा कर दें, एक तो ये अध्ययन कर सकते हैं हम लोग कि संपूर्ण पृथ्वी को अध्ययन कर दें और जो दक्षिणी ध्रुव उसको उत्तर की तरफ कर दें और ट्रेसिंग पेपर को रख करके वहाँ पर उसके मानचित्र को पूरा प्रक्षेप को निर्माण कर लें। और दूसरा विकल्प ये है कि या तो अपने आप को ही हम लोग शीर्षासन कर लें हम लोग कि सर नीचे और पैर ऊपर, और दोनों ही चीज़ें क्या है आपके इम्पॉसिबल है ये। इसीलिए कहा जाता है ज्योग्राफी एक ऐसा एक एम्पिरिकल साइंस है, यानी अनुभव से रिलेटेड, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसे इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं उसको हम लोग कर नहीं सकते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग क्या करेंगे, उसको एक अनुमान करके आँखों को बंद करके एक अंतः मनन करते हैं और इस प्रकार इसका पूरा का पूरा संपूर्ण अध्ययन करते हैं। तो अब पृथ्वी को मान लीजिए अगर उल्टा करें और वहाँ पे हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र पर ट्रेसिंग पेपर ऐसे इस तरह से लगा देते हैं। अब लगाने पर देखिए क्या होगा, जो अक्षांश होंगे एक वृत्त के रूप में आ जाएंगे आपके, और देशांतर रेखा जो होंगे एक सीधी लाइन के रूप में आपकी आती हैं। इस तरह से देखिए ऐसे ट्रेसिंग पेपर आपको ये ध्रुवीय क्षेत्र पर ऐसे रखा जाता है। और कल इसका जो ग्लोब भी लाएंगे उससे बाकायदा आपको समझा भी देंगे अच्छी तरीके से। और इस प्रकार यहाँ पे देखिए जो अक्षांश रेखाएं हैं ये ऐसे देखिए देशांतर रेखाएं इस तरह से लंबी लंबी जा रही हैं और
बिल्कुल जो हॉरिजेंटल के रूप में आपकी अक्षांश रेखा है, तो जब इसको ट्रेस करेंगे तो क्या होगा आपका, ये एक वृत्त के रूप में वो पूरा का पूरा पेज पर वो निकल करके सामने आता है। और वहीं पर जो देशांतर रेखा होगा वो आपका क्या होगा कि वहाँ पे एक सीधी रेखा के रूप में सामने आएगा ये। तो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो पेज नंबर देखिए आपका ये दिया हुआ है 78 पर, तो एक अजीब तरह का मानचित्र है, इसी को मानचित्र को बनाने का प्रयास करते हैं, जो कि खमद प्रक्षेप पर आपका ये बनाया गया है ये। तो एक हम लोग इसका जो सेंटर पॉइंट होगा ये मध्य में, तो ये सेंटर पॉइंट इसी को साउथ पोल के नाम से जानते हैं हम लोग। और इसी के चारों ओर एक आर्कटिक रेखा वृत्ताकार के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे पूरा का पूरा। और उसी वृत्ताकार के बेस पे बिल्कुल इस तरह से एक डॉट लाइन के द्वारा सभी बच्चे इसको एक सर्किल के रूप में ड्रा करिए। और ये आपका हो जाएगा आर्कटिक अंटार्कटिका रेखा या 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। इसी को बेस मान करके इस मानचित्र को पूरा का पूरा हम लोग निर्माण करेंगे, क्योंकि ये मानचित्र देखिए आपका क्या है, इसी अंटार्कटिका वृत्त के अंतर्गत ही आपका ये पूरा का पूरा ये खींचा गया है ये। और इसके बाहर कुछ ही भाग हैं जो कि यहाँ पर इसके आते हैं, बाकी जो मैक्सिमम पार्ट आते हैं वो सब कहाँ आएंगे, इसी वृत्त के अंतर्गत आपका ये शामिल किया जाता है ये। तो पूरा ये जो मानचित्र है आपका एक बिल्कुल सब प्रक्षेप से अलग हट करके बिल्कुल नज़र आता है ये। देखिए इसमें बिल्कुल आपको स्पष्ट भी हो रहा है कि वृत्त के रूप में ये अक्षांश रेखाएं नज़र आ रही हैं, जो कि सेंटर में आपका उच्च अक्षांश है। और सेंटर से जैसे जैसे हम लोग बाहर की ओर जाते हैं हाई लैटिट्यूड आपको नज़र आता है। और एक सीधी रेखा इस प्रकार हम लोग एक ड्रा करते हैं जो कि केंद्र से होकर के जाती है। अब बात आती है कि जो इसका नामकरण रखेंगे, अब इसे क्या कहेंगे हम लोग, जीएमटी कहेंगे कि आइडियल कहेंगे। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और उलझाने वाला भी है कि इसको क्या नाम दिया जाए। जीएमटी यानी 0 से जो 90 आपका है ये, और इसको जीएमटी कहें या आइडियल कहें, या साउथ की तरफ चले नीचे की तरफ 90 डिग्री साउथ से लेकर के 180 डिग्री तक, तो क्या नाम दें इसे हम लोग। आइडियल कहना ज़्यादा उचित रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के प्रधान यमोत्तर रेखा इसको ज़्यादा कहना उचित रहेगा। तो देखिए अगर इसको हम लोग मानचित्र के बेस पे ऐसे सीधी रेखा अगर ड्रा करते हैं तो सामने आपका 0 डिग्री और उसी के जस्ट बैक साइड आपका क्या होगा 180 डिग्री। और जब ट्रेसिंग पेपर करेंगे क्या होगा आपका, ये एक सीधी रेखा के रूप में आएगा जो कि 0 डिग्री नॉर्थ की तरफ आपका जाएगा ऊपर की ओर, और 180 डिग्री आपका नीचे की ओर आ रहा है। तो इससे देखिए क्या हो रहा है कि 0 से लेकर के 0 से 90 डिग्री जो साउथ वाली रेखा है इसे हम लोग जीएमटी के नाम से, और 90 डिग्री साउथ से लेकर के 180 तक का जो होगा इसे आइडियल के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो जाएगी आपकी। फिर इसी को मध्य से फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में ऐसे ड्रा करते हैं हम लोग। अब ये क्या होगा आपका कि गोलार्धों का निर्धारण करता है ये। इसी में से एक होगा पूर्वी गोलार्ध और दूसरा होगा पश्चिमी गोलार्ध। अब बात आती है कि इसको ईस्ट कौन सा होगा और कौन सा वेस्ट होगा, क्या इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सोचने वाली बात है। तो सब के सब यानी यहाँ पे एम्पिरिकल के रूप में करेंगे। जैसा कि ग्लोब में देखिए आप लोग, ये 0 डिग्री अक्षांश से देशांतर रेखा है, और इसके राइट हैंड साइड आपका क्या है, ईस्ट पूरब पूर्वी गोलार्ध है, और लेफ्ट हैंड साइड पश्चिमी गोलार्ध का है। और जब इसी को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन होगा, क्योंकि पृथ्वी को हम लोग तो उल्टा कर नहीं सकते हैं, एक अनुभव ही कर सकते हैं केवल। और ट्रेसिंग पेपर है आपका बिल्कुल साउथ पोल पे ही लगा है,
तो राइट हैंड साइड क्या होगा आपका, पूर्वी गोलार्ध, और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध ही आएगा ये। तो इससे आपका एक क्लियर हो जाता है कि राइट हैंड साइड को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ईस्ट के द्वारा, और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग वेस्ट यानी पश्चिम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री ईस्ट, और इधर आपका हो जाएगा ये वेस्ट, यानी ये क्लियर हो गया कि कौन सा पूरब होगा, कौन सा पश्चिम होगा ये। अब इस प्रकार देखिए क्या है आपका ये 4 वृत्तांशों में आपका ये विभाजन हो जाता है, ये 4 के तरफ आपका डिवाइड हो गया आपका ये। तो अब चूंकि इसको 4 खंडों में बांटा गया है, तो इस प्रकार इसको हम लोग यहाँ पे 90 के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, या ये कह सकते हैं कि अगर एक हम लोग सर्किल लें जो अपना एक पृथ्वी के रूप में है, तो बीच में भूमध्य रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिका इस तरह से आपका हुआ, तो हम लोग जीएमटी रेखा के द्वारा ही क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध का निर्धारण करते हैं कि एक तरफ राइट हैंड साइड आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर क्या हो जाएगा आपका ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है। सेम यही कंडीशन, बिल्कुल यही यहाँ पर भी आपका यही जस्ट होगा ये, कि आपका राइट हैंड साइड पूरब और लेफ्ट हैंड साइड है पश्चिम। क्योंकि आधार क्या ले रहे हैं हम लोग, इस मानचित्र को आधार बना करके करते हैं। हमेशा मानचित्र में जब भी आधार बनाते हैं तो राइट हैंड साइड पूरब और लेफ्ट हैंड साइड पश्चिम, तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 90 डिग्री ईस्ट और 90 डिग्री वेस्ट के रूप में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं आसानी से। तो क्लियर हो गई ये सारी बातें यहाँ पे कि कैसे कौन सी रेखा है जीएमटी के रूप में है, कौन सी आइडियल। तो यहाँ पे इसको 4 वृत्तांशों में डिवाइड कर दें, ABCD। अब देखिए बहुत ही मज़ेदार है क्वेश्चन, जो कि IAS के एग्ज़ाम में आया था, कि किसी भी देश का अगर लोकेशन दे दिया जाए और कह दिया जाए कि अब इसको आप बताइए कि ये किस वृत्तांशों में आपका स्थित है। जैसे भारत की कंडीशन करें कि भारत का लोकेशन कहाँ पर आएगा, या ये कह सकते हैं अमेरिका है किस वृत्तांश के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर A में आएगा, B में आएगा, C में आएगा कि D में आएगा। तो जब ये क्वेश्चन आया था बहुत ही क्रिटिकल लग रहा था, ये समझ में नहीं आता था। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, कि जैसे अगर भारत की बात करें तो भारत का देशांतरी विस्तार क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट है पूरब से लेकर के 90 डिग्री 25 मिनट है, और 25 मिनट है पूरब तक है ये। तो अब इसको मानचित्र में देखें हम लोग कि पूरब यानी राइट हैंड साइड, और फिर भारत का जो मध्य से देशांतर किसे कहा गया है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे कहते हैं हम लोग, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो कहाँ पर स्थित होगा आपका, तो यहाँ पे देखिए जो 90 आपका है, पूरब की तरफ, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग रखते हैं। तो ये आपका देखिए A वाला जो वृत्तांश है यहीं से आपको मिल जाता है कि भारत की ये स्पष्ट लोकेशन आ जाती है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही भारत का मध्य देशांतर मान लिया गया है, IST रेखा। तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के थोड़ा सा ऊपर ही आपका क्या होगा, आपका 82.5 डिग्री देशांतर। और साउथ की तरफ चले हम लोग तो वहाँ पे आपका 97 डिग्री 25 मिनट, और ऊपर की तरफ 68 डिग्री 7 मिनट। तो एक भारत की जैसे लोकेशन मिल गई आपको ये, कि भारत यानी इसी वृत्तांश के अंतर्गत आपका आएगा, या इसी के बाहरी वाले भाग में आपका ये स्थित होगा। अब भारत के दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशियन है, तो ये क्या मिल गया आपको, इंडियन ओशियन की लोकेशन मिल जाती है। तो लिख देते हैं इसको, एक चीज़ क्लियर हो गया कि हमारा ये इंडियन ओशियन का लोकेशन कहाँ पर मिलेगा ये। तो जहाँ पे 90 डिग्री पूरब है उसी के ऊपर और नीचे वाला जो पोर्शन होगा उसे इंडियन ओशियन नाम दिया जाएगा। तो इस तरह से 3 बड़े महासागरों में एक का तो स्पष्ट हो जाता है। दूसरा जो आता है अटलांटिक की बात आती है। अब अटलांटिक में देखिए क्या होगा, गिनी की खाड़ी के पास
भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं। तो अब 0 डिग्री जहाँ पे देखिए आ रहा है, ये क्या आपका अटलांटिक यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो इस प्रकार जो डी वाला जो वृत्तांश होगा ये अटलांटिक को रिप्रेजेंट कर देगा आपका ये, क्योंकि राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका अफ्रीका का पूर्वी भाग आ जाता है जो कि हिंद महासागर की तरफ आ जाएगा ये। तो पश्चिम वाला जो भाग होगा आपका अटलांटिक, तो ये आपका दूसरा पार्ट हो जाता है अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ से देखिए 2 महत्वपूर्ण महासागरों की स्थिति यानी पता चल जाती है कि उसका स्पष्ट यानी कहाँ पर किस में स्थित है। तो एक इंडियन ओशियन और दूसरा आपका है अटलांटिक ओशियन। प्रशांत महासागर के मध्य में देखें तो एक देशांतर रेखा है जो कि इसके बीचों बीच जा रही है 180 डिग्री देशांतर। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल गया कि जहाँ पे 180 डिग्री देशांतर होगा उसी के बाहरी रूप में आपका प्रशांत महासागर आपको दिखाई देगा ये। तो 180 डिग्री आपका ये नज़र आ रहा है ये। तो इसी के आउटर साइड जो पार्ट होगा वो पूरा का पूरा प्रशांत महासागर का हिस्सा हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रशांत महासागर के रूप में इसी को नोट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए क्या होगा कि इसको हम लोग पैसिफिक ओशियन क्या नोट करते हैं, इसी को हम लोग पैसिफिक ओशियन या इसी को प्रशांत महासागर के रूप में हम लोग ड्रा कर दे रहे हैं इसको, OCEAN ओशियन। ओ अच्छा, चलिए छूट गया, ओहो ठीक है, इसको रिकॉर्डिंग करेंगे। आवाज़ रिकॉर्ड करनी पड़ेगी उतनी। चलिए, तो यहाँ से देखिए क्या निष्कर्ष निकला आपको कि पैसिफिक ओशियन आपका ये आ गया है। तो यहाँ से देखिए 3 महासागर जो हम लोग हैं उसके बारे में पता चल गया कि अटलांटिक ओशियन यानी आपका डी में, और इंडियन ओशियन आपका ए और बी वाला जो क्षेत्र आएगा, और पैसिफिक आपका इस यानी लोकेशन में आ जाएगा ये। और इन्हीं तीनों का जो जल होता है जब साउथ में आकर के मिल जाता है उसी को यानी 5वां महासागर कह दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, 5वां महासागर। तो अभी तक जो महासागर हम लोग 4 पढ़ते थे, 3 ये हो गया और एक आपका नॉर्थ की तरफ आर्कटिक, ठीक। तो 5वां महासागर जिसे यानी हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका महासागर। क्या नाम देते हैं, अंटार्कटिका महासागर, या इसी को कहते हैं हम लोग दक्षिणी महासागर कहते हैं इसी को। इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी महासागर। तो बात आती है दक्षिणी महासागर का विस्तार किधर होगा। तो जो ये 66.5 डिग्री रेखा है, तो इसी 66.5 डिग्री के आसपास आपका क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के जस्ट यानी बाहर वाला जो एरिया होगा आपका क्या होगा, दक्षिणी महासागर का एरिया मिल जाएगा आपको। ये किसका मिल जाएगा, दक्षिणी महासागर का एरिया आपको मिल जाता है ये, ठीक। तो इससे देखिए क्या है कि अब यहां से आप लोगों को कोई सा भी अगर क्वेश्चन, अभी तक देखिए क्वेश्चन केवल एक ही पूछा गया था, आईएएस में भी आया था, क्योंकि आईएएस में क्या होगा कि आईएएस में आपको ज्यादातर है अनुभव के ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है, और यही कारण है यूजीसी का जो पेपर बनता है हमेशा क्या होगा, वो आईएएस के लेवल पे बनता है। वो यूजीसी का जो पेपर होगा वो आईएएस के लेवल पे ही बनाता है वो, बिल्कुल वो, ठीक। कि मतलब है आप उसको डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, उसको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको थिंकिंग करना पड़ता है। और रिसर्च का मतलब क्या होता है, सोचिए, मनन करिए, अनुभव करिए उसको, और जब अनुभव कर लेंगे तब आपका वहां से क्या होगा कि एक परसेप्शन मिलेगा आपको, ये अनुमान मिलता है ना, कि हाँ यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे, कि सत्यता तक पहुंच जाएंगे कि ये आपका सत्य होगा आंसर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि अनुभव ही तो किया आपका कि यहीं तक यानी और सत्यता तक के करीब पहुंच गए हैं कि सही बात है, इंडियन ओशियन आपका ये हो गया, अटलांटिक ओशियन आपका इधर हो गया, और पैसिफिक ओशियन आपका इधर हो गया। और इसी अंटार्कटिका का रेखा का जो चारों ओर जल है ये आपका मिल जाता है, इसी को नाम क्या दे दिया जाता है, दक्षिणी महासागर कह दिया जाता है ये, ठीक। तो आते हैं हम लोग, तो ये तो क्लियर हो गया आपका ये। तो अब यहां से देखिए बहुत सारे लोकेशन है, आसानी से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए
कि ये बताइए कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की लोकेशन किधर होगी? अरे भाई, अटलांटिक ओशियन ये रहा, तो अटलांटिक के इधर आपका क्या है? अफ्रीका है, और इधर क्या है आपका? इधर क्या होगा आपका? अमेरिका है आपका, ठीक। और कौन सी लाइन थी जो अमेरिका को दो बराबर भागों में बांट रही थी? उत्तरी अमेरिका को दो बराबर भागों में बांटने वाली 100 डिग्री पश्चिम, तो 90 डिग्री ये रहा, तो 100 डिग्री ये आपका मिल गया। तो लोकेशन अपने आप पता चल रहा है कि नहीं पता है? कि उसका एक्यूरेट लोकेशन किस जगह पर आ रहा है ये, ठीक। ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम लोग, तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन मिल जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ये पैसिफिक ये रहा आपका ये, ठीक। और यहीं से यानी हम लोग टोंगो द्वीप के बारे में देखे थे, फिजी द्वीप के बारे में, यहीं पे आपका न्यूजीलैंड, यहीं पे आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन मिल जा रही है भाई। अब इसी से देखिए हम लोग पूरा का पूरा एक मैप बनाएंगे इसका, और मैप बना करके पूरा समझने का प्रयास करेंगे। एक बार क्वेश्चन आया था आपका इसी से रिलेटेड कि ये बताइए कि जो पैंजिया है, पैंजिया का अवशेष जो भाग बच गया है उसको किस महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर क्या होगा आपका? अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसे पता चला? अब इसके बारे में कैसे पता चला? तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? जियोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है ना, जो भूगर्भ शास्त्र होते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। वो क्या करेंगे कि कार्बन 14 डेटिंग के द्वारा उन चट्टानों के बारे में बताएंगे कि क्या अगर ऐसी बात है तो यहाँ के चट्टान की अगर बात करें हम लोग, इसके जो नीचे चट्टान है, यही कारण देखिए क्या हो रहा है कि जीआईएस का, रिमोट सेंसिंग का स्कोप बढ़ रहा है। अब जो भूगर्भ शास्त्र होगा वो तो अंदर तो जा नहीं पाएगा, या बर्फ को यानी मेल्ट तो कर नहीं पाएगा, वो क्या करेगा? ट्रेस ही तो करेगा वो, उसको ट्रेस करेगा, स्कैन करेगा, और स्कैन उसी तरह से करेगा जैसे क्या होगा, अल्ट्रासाउंड हमारे बॉडी का स्कैन करता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा रोग पनप रहा है, ठीक, अंदर के बारे में पूरी जानकारी दे रहा है। कैसे पता चल रहा है ये? तो वो जो रे है आपकी, जो सूक्ष्म रे होती हैं, तो सूक्ष्म रे आपकी जो कि सूर्य का जो मध्य वाला जो भाग होता है वहीं से आपका विकिरण जिसे कहते हैं, विकिरण मेखला कहते हैं हम लोग। क्या नाम देते हैं? सूर्य का जो मध्य वाला भाग होता है उसे विकिरण मेखला कहते हैं। 3 तरह के परतें हैं, जैसे पृथ्वी की सियाल सीमा नीफे हैं, तो पृथ्वी और सूर्य का क्या है? कोर, विकिरण मेखला और संवहन मेखला, यही तो आपकी है ये, ठीक। तो विकिरण मेखला से आपकी ओर किरणें उत्सर्जित होती है, जैसे एक्स किरणें होती है, बीटा किरणें होती हैं, अल्फा किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं। तो साइंस की देखिए टेक्नोलॉजी, एक्सरे, यानी जब हम लोग रूम में जाते हैं तो रूम में देखिए किसी अन्य व्यक्ति को जाने से मना ही किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणें क्या होती है? बहुत ही हानिकारक होती है, बहुत ही हानिकारक होती है हमारे संवेदनशील अंगों के लिए। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा एक्सरे करवाना भी क्या होता है? हानिकारक होता है। ज्यादा अल्ट्रासाउंड करवाना क्या होता है? हानिकारक होता है, कि हमारे जो अंदर जो सॉफ्टनेस जो मसल्स होते हैं उनके लिए हार्मफुल होता है। इसलिए विषम परिस्थितियों में करवाना चाहिए। इसलिए देखिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है ये, इसका जो कॉस्ट है थोड़ा सा सोच समझ के रखा है, 1000 के ऊपर ही, 1200, 1500, 2000 रुपए तक रखा है, कि कोई भी यानी जल्दीबाजी इस तरह से जाकर के उसको करवा ना दे, नहीं। तो जब गंभीर बीमारी हो तभी उसके लिए वो करवाना चाहिए, और ज्यादातर इसको बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सब किरणें क्या हार्मफुल होती हैं ये सब, ठीक। तो अब उसी से देखिए क्या होगा कि जो इन्हीं सूक्ष्म किरणों हैं, इनकी जो आवृत्ति जो होती है, इनकी जो आवृत्ति क्या होती है? बहुत ही आवृत्ति क्या होगी इनकी? ज्यादा कि कम? अब बात आती है आवृत्ति की, बात आते हैं तो आवृत्ति के लिए आपको यानी फ्रीक्वेंसी पर जाना पड़ेगा आपको, कि ये सूक्ष्म यानी तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं?
सूक्ष्म इस तरह से होती हैं बिल्कुल ये। इनके जो तरंग दैर्घ्य की लंबाई जो होती है बहुत ही कम होती है, तरंग दैर्घ्य की लंबाई कम होती है। इनका वेग बहुत तेजी से होता है, और इतना ज्यादा तेजी से वेग होता है कि हमारी हड्डियों को यानी पार करके चली जा रही है। ठीक, तो जब हड्डी को पार कर जा रही है, क्या अर्थ को ये नहीं पार कर जाएगी? भाई हड्डी तो ठोस ही रूप है, तो अर्थ को पार कर जाएगी। मतलब ये किरणें क्या होगा, जो रिमोट सेंसिंग होता है आपका ये, और इसी से रिलेटेड जो आपका गोवा में संयंत्र लगाया गया वेधशाला, ठीक है ना, इसी संबंधित है जो रिसर्च सेंटर वहां पे स्थापित किया गया है ओशियनिक, ठीक, वो वहीं से आपका लगाया गया आपके लिए। ठीक, तो रिमोट सेंसिंग जो होती है ये क्या करती है कि इन्हीं किरणों को धरातल के नीचे यानी ले जाती है, और उसके अंदर के जो खनिज संसाधन हैं उसके बारे में जानकारी दे देती है पूरा का पूरा। ठीक, तो यहाँ की जो चट्टानें होंगी, चट्टानों के बारे में बता देंगे कि नहीं बता देंगे? तो उन चट्टानों के बारे में बता देते थे। अब यहाँ की जो चट्टानें हैं वो सब के सब देखिए धारवाड़ युग के संबंध से है रिलेटेड। धारवाड़ और आर्कियन की चट्टानें हैं। अब विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? आर्कियन है। जब भारत के जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि आर्कियन चट्टानों से धारवाड़ की उत्पत्ति होती है ना, यहीं से आपकी धारवाड़ से उत्पत्ति हो रही है। तो आर्कियन और धारवाड़ यानी आर्कियन से धारवाड़ बने हैं। तो इस तरह से यहाँ की जो चट्टानें हैं आपकी वो किसकी है? आर्कियन और धारवाड़ यानी प्राचीनतम चट्टानों से है आपका ये। किससे है? प्राचीनतम चट्टानों से। और जब प्राचीनतम चट्टानों से हैं तो क्या हुआ, ये पैंजिया का यानी एक रूप हो गया आपका, यानी इसी पैंजिया से ही सब लोग अलग हुए थे। पैंजिया का ही जब विभाजन होता है तो अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बनता है। मतलब क्या हो रहा है कि भीष्म पितामह की दो संतानें हो गई, एक अंगारा लैंड हो गई और गोंडवाना लैंड हो गई। यानी एक पक्ष की सेना तैयार हो रही है कौरव की, और एक की हो रही है पांडव की हो रही है। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध के यानी महाद्वीप और दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप, या उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के जो देशों हैं वो देश, और दक्षिणी गोलार्ध के ये हो गए। तो कौरव किधर चले गए? अगर तुलना करें तो कौरव क्या होंगे, कौरव की संख्या ज्यादा थी, उत्तरी गोलार्ध के हो गए, ठीक, और पांडवों की संख्या कम थी तो दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में भूभाग कम है तो इसलिए क्या होगा, उनका क्षेत्र यानी कम और कौरव का यानी ज्यादा। ठीक, तो इससे क्या होगा, एक समझने का एक तरीका हो जाता है कि महाभारत जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसी को यानी इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपका प्राचीनतम रूप है, और इसी का अंगारा लैंड है आपका उत्तर की तरफ, और दक्षिण की ओर क्या है, गोंडवाना लैंड हो गया आपका ये। तो बनाते हैं मानचित्र को, इसको देखते हुए पूरा। तो देखिए जो 90 डिग्री के आसपास वाला है ना, 90 डिग्री के आसपास यहां से, तो ये देखिए आपका क्या हो रहा है 90 डिग्री के आसपास, ये इसको यानी हल्का सा क्रॉस करता है, ये हल्का सा क्रॉस करता है, ज्यादा नहीं, मोटा मोटा आप देखकर ध्यान में रखिए कहाँ पे क्रॉस कर रहा है कहाँ पे नहीं कर रहा है। और इस तरह से इसको बनाते हुए ले आते हैं, और जब 180 डिग्री देशांतर पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जो रास सागर वाला एरिया जो होगा, और यहीं से देखिए क्या हो रहा है, फिर इसके बाद ये बाहर से ऐसे आ जाता है ये। फिर इसका जो एक प्रायद्वीप के रूप में देखिए आपका निकला हुआ है, जिसे यानी हम लोग ग्राहम लैंड कहते हैं। हम लोग क्वेश्चन आ चुका है ग्राहम लैंड, तो ये ग्राहम लैंड वाला एरिया है आपका, केप यार के रूप में ऐसे निकाल लीजिएगा, केप के रूप में।
तो इस तरह से देखिए आपका मोटा मोटा आपका ये एक तरह से अंटार्कटिका महाद्वीप आपका ये मानचित्र बन गया ये। प्यारे विद्यार्थियों, लघु शोध अर्थात डेस्टिनेशन के संदर्भ में कोई भी मार्गदर्शन हो किसी भी सब्जेक्ट से संबंध में, चाहे उसका टाइपिंग करवाना हो, चाहे प्रोजेक्ट बनवाना हो या उसकी बाइंडिंग करवाना हो, तो सभी की भरपूर मदद की जाएगी। तो आज ही डॉक्टर राम मिलन सर से आप लोग संपर्क कीजिएगा। अब इसी में देखिएगा आपको एक आपको मिलेगा वेडल सी मिलता है। कौन सा सी मिलेगा? वेडल सी। तो देखिए जहां जहां पर इसका भाग जो अंटार्कटिका के अंदर आया होगा, अंटार्कटिका के अंदर आया होगा, तो वहां पे आपको देखिए सागर मिल रहे हैं। एक जैसे आपका है वेडल सी, ये नजर आ रहा, देखिए रहा वेडल सी। वेडल सी। दूसरा देखिए आपको मिलेगा साउथ की तरफ, ये वाला मिलेगा जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, इसे नाम दिया जाता है रॉस सी। रॉस सी। और तीसरा आपका है एमुंडसन सी। ये एक मिनट है, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लीजिएगा लाइन ये वाली। इसको ज्यादा अंदर ले आए हैं। तीसरा देखिए मिलेगा आपको एमुनिशन सी। तो देखिए इसके बारे में बताया गया था कि इस रेखा को जो पार करने वाला था, और अंटार्कटिक रेखा को सबसे पहले किसने किया था? जेम्स कुक ने किया था। जेम्स कुक ने किया था 1969 ईस्वी में किया था ये, 1969 में, सॉरी 1769 में, 1769। फिर एक व्यक्ति नाविक और आता है, इसके बाद आता है वो, और उसका नाम है आपका फेबियन वेले सासन। फेबियन वेलिंगे सासन, ये आता है जो कि पहला व्यक्ति है जो कि अंटार्कटिका के मुख्य भूमि पर अपना कदम रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी, कि कौन व्यक्ति जो सबसे पहली बार इस पर यानी कदम रखा है, ये 1820 में आपका ये है। ये 1820 में है कि फेबियर सासन नाम का व्यक्ति है जो कि पहली बार क्या कर रहा है कि इसके मुख्य भूभाग पर यानी कदम रखता है ये। फिर नॉर्वे का एक नाविक आता है 1911 ईस्वी में। वो क्या करता है कि सबसे पहला व्यक्ति होता है जो कि कहाँ पहुंचता है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति बना। क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा व्यक्ति था विश्व का कि सबसे पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर यानी पहुंचा था? तो क्या उत्तर होगा? नॉर्वे का था एमुंडसन।
एमेंडसन। और वही नार्वे का एमेंडसन के नाम पे क्या रख दिया गया है? एमेंडसन सी रखा गया है, उसी के नाम पे रख दिया गया, एमेंडसन सी है। तो 3 व्यक्तियों का ये नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, कि इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोल होता है ये, ठीक। फिर इसके बाद देखिए रामचरण जी गुप्ता, ये हैं प्रथम भारतीय हैं, चूंकि इनको भी ध्यान में रखना है। प्रथम भारतीय हैं जो कि अंटार्कटिका के मुख्य भूभाग पर यानी पहुंच गए थे ये, ठीक है ना। रामचरण जी गुप्ता प्रथम यानी भारतीय हैं जो कि यहाँ पर ये पहुंचे थे 1960 में, ये 1960 में ये है, ठीक। फिर इसके बाद सिरोही नाम का जो व्यक्ति था, ये प्रथम भारतीय था जो कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति था ये, ठीक। गिरिराज सिरोही पूरा नाम था इनका, या जी सिरोही कहते हैं इसी को, जी सिरोही, जी सिरोही, या इसी को गिरिराज सिरोही कह सकते हैं हम लोग, ठीक। प्रथम भारतीय था जो कि कहां पे पहुंचा था ये? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा था ये। तो कुछ क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे जेम्स कुक की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट आपका है कि आर्कटिक रेखा को पार करने वाला प्रथम व्यक्ति था, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप पर नहीं पहुंच पाया था ये, क्योंकि तेज तूफानी हवाएं आई बर्फीली और उसके क्रिस्टल से वो डर गया, वो वहीं से वो वापिस से चला गया। वैसे बेचारा क्यों ना डरता, वैसे हैं क्योंकि उसको लूट लिए थे, वैसे भी कपड़े वपड़े सब यानी उतरवा लिए थे, तो इस वजह से वो वापिस से चला गया डर के मारा, सोचा कि वहां पे मेरा ये हाल हुआ, आगे भी पता नहीं क्या क्या होगा वो। तो फिर वो कभी वापिस से आया भी नहीं इधर, ये डर के मारा। फिर दूसरी यात्रा है इसकी, ऑस्ट्रेलिया तक ही सीमित रही वो, ठीक, विक्टोरिया तक वो सीमित करके फिर वो अपना वापिस चला गया वो। अंततः उसके बारे में जानकारी दिया भी यूके को दिया, तो यूके को दिया तो यूके को लगा कि हाँ क्यों ना चला जाए, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पर अपना उपनिवेश बना लिया फिर वो सब चीजें, ठीक। तो फिर उसके बाद है जो वेलिंग शासन है जो कि 1820 में ये आ रहा है कहाँ पे कि इसके मुख्य भूभाग पर यानी ये कदम रखता है, ठीक। नार्वे का है एमेंडसन, काफी इंपॉर्टेंट है आपका, 1911 में, 1911 में प्रथम व्यक्ति है जो कि साउथ पोल पर पहुंच गया ये, और यहां पर वो झंडा फहरा करके आया है। भारत का भी इसी तरह से नाम ध्यान रखिएगा कि प्रथम भारतीय जो कि इस महाद्वीप पर कदम रखा, तो उत्तर क्या होगा? रामचरण गुप्ता जी थे 1960 में। और दक्षिण ध्रुव पर जो पहुंचने वाले थे गिरिराज सिरोही थे जो कि दक्षिण ध्रुव पर वे पहुंच गए थे। तो इन 5 व्यक्तियों को ध्यान में रखना है ये, ठीक। तो इतना पॉइंट पहले इसको नोट करवा देते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक। विशेष सूचना है कि रविवार के साप्ताहिक टेस्ट के अलावा टॉपिक वाइज क्रैश कोर्स प्रारंभ प्रातः 9 बजे से शिवगंगा इंस्टीट्यूट में जरूर आएं। धन्यवाद। चलिए एक चीज देखिए, और यहाँ पे देखिए समझ में आता है कि कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिन कब होता है इसको समझ लेते हैं हम लोग, कब रातें होंगी इसको समझ लेते हैं, और इस महाद्वीप पर कब आइस मेल्ट होगा और कब यहाँ पर आइस की फ्रीजिंग होगी, ठीक है ना। ये सारी चीजों को समझ लेते हैं हम लोग। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रिसर्च सेंटर जो रिसर्च करने जाते हैं कब अपनी ये यात्रा प्रारंभ करते हैं, व्यवहार के रूप में जिसे कहते हैं हम लोग, क्योंकि ज्योग्राफी क्या आपका एक बिहेवियरल ज्योग्राफी है ना।
तो ज्योग्राफी एज ए बिहेवियरल ज्योग्राफी, ठीक ना, व्यवहारिक भूगोलवेत्ता, व्यवहार भूगोल। किस भूगोलवेत्ता ने कहा है ये? विलियम कर्क का था ये, ठीक ना, विलियम का है, कर्क है, किर्क जिसे कहते हैं, हाँ, KIRK है, जैसे इंग्लिश में कर्क कह देते हैं उसे, हाँ, तो किर्क है ना, विलियम कर्क किर्क है। तो उन्होंने इसी को कहा है कि यानी भूगोल क्या है आपका? एक व्यवहार परख है ये, यानी मनुष्य के जीवन के इर्द गिर्द पूरा घूमता रहेगा आपका ये, पूरे लाइफ भर ये, ठीक है ना। तो उसी विलियम कर्क का जो कथन है उसी को हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं हम लोग इसको, कि यहाँ पर दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है, आइस मेल्टिंग कब होता है, आइस फ्रीजिंग कब होता है, या ये कह सकते हैं यहाँ पर जो 6 महीने का दिन हो रहा है, 6 महीने की रात हो रही है, जैसा कि हमारे रामायण में भी कहा है। इस बात को एक जगह पे किया गया कुंभकर्ण के बारे में, 6 महीने जागता था, 6 महीने सोता था। तो यहाँ के जो जीव जंतु भी तो होंगे, कुछ ऐसा ही होगा पेंगुइन के बारे में, हैं, जो पेंगुइन होते होंगे तो उनके साथ भी तो कुछ ना कुछ होगा। अब देखिए आपके सामने क्या एक नया मुद्दा छिड़ गया कि काश पेंगुइन के बारे में जाने, उसके लाइफ को देखें, या वहां की जो मछली पाई जाती है एकमात्र है। क्वेश्चन आ चुका है, अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन सी मछली पाई जाती है? क्रिल मछली, है ना, कौन सी मछली पाई जाती है? क्रिल मछली। आ चुका है क्वेश्चन, ये पूछा गया है क्रिल, कि उस क्रिल के लाइफ को देखें हम लोग, कि जो उस वातावरण में अपने एटमॉस्फेयर में बने। देखिए कितना अच्छा लग रहा होगा ये चीजें, कि वो क्रिल कैसा होता होगा, कैसे अपना भोजन करता होगा, कैसे जब फ्रीज हो जाता होगा तो कैसे होता, कैसे बाहर निकलता होगा, जीवन को, यानी पेंगुइन जो पक्षी उसके बारे में जानने की यानी जिज्ञासा। तो यही सब देखिए क्या हो रहा है, रिसर्च के जो विषय जो बनते चले जा रहे हैं। भारत है, जैसा कि अपना जो प्रथम स्थान खोला था दक्षिण गंगोत्री को, फिर उसके बाद भारती को, और फिर तीसरा मैत्री को खोजा है। तो भारत के जो वैज्ञानिक हैं लोग जा रहे हैं अभी। फिर बात आती है जो वैज्ञानिकों की जो यात्रा होती है विश्व के, जो समूह दल जाते हैं रिसर्च करने के लिए, किस महीने में कब जाते हैं और क्यों जाते होंगे, इससे भी रिलेटेड जानकारी जरूरी हो जाता है। अब इस महाद्वीप की बात कर रहे हैं। तो अब इसके लिए देखिए क्या है, थोड़ा सा हम लोगों को ये देखना पड़ेगा सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में। और ये अगर समझ में आ जाएगा तो आसानी से पकड़ में आ जाएगा पूरा ये। किसकी? आपकी? चलिए, हाँ चलिए, जैसे महिमा है, मान लीजिए ये अपना रिसर्च करना जाना चाहती हैं, ठीक है, और ये हम लोगों का पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी, और ये है भूमध्य रेखा, और ये है कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा, और इसी कर्क रेखा पर यानी ये है भैया, ठीक ना। तो ये कब यानी जाना इनके लिए उचित होगा ये। तो देखिए होता क्या है कि सूर्य की किरणें साल में एक बार कर्क रेखा पर जरूर चमकती है। अब वो कब, कौन सी तिथि है? जून में 21 से, और इसी 21 जून से इसका जो उन्मुख होता है सूर्य का, यानी दक्षिण की ओर हो जाता है, ये शुरू हो जाता है। और इसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं, सदर्नवार्ड ऑफ द सन कहा जाता है। 6 महीने सूर्य का उन्मुख जो रहेगा, उन्मुख मतलब क्या होता है कि निगाह, जैसे आप लोग है देख रहे हैं तो एक तरफ यानी एक टक ऐसे है, अब एक तरफ ऐसे ऐसे देख के चले जाइए, 6 महीने ये रहेगा आपका ऐसे ही, ठीक ना। और 6 महीने क्या होगा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा आंखें, तिरछी आंखें जिसे कहते हैं, आंखों को तिरछा करना, एक बार राइट हैंड साइड, एक बार लेफ्ट हैंड साइड, उसी से समझ लीजिए प्रक्रिया। और हर व्यक्ति अपने लाइफ में क्या करता है, चलता रहता है। भाई आप लोग जा रहे हैं रोड पे, कोई चीज सुंदर लगा तो आप अपनी निगाह ऐसे तिरछी किए हैं, और कोई है बाईं ओर है तो बाईं ओर किया, और उधर सामने से कोई आया तो ठोक भी दिया उसी में, है?
तो ज़्यादातर जो रोड पे एक्सीडेंट होता है ये कारण यही है, सबसे बड़ा कारण है ये। तो लाइफ में अपने आप को अगर सचेत रखना है तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि अपने तिरछी निगाहों को थोड़ा सा संभाल के रखिएगा कि वाहन चलाते समय इन निगाहों को सीधा करिएगा, ठीक है। तो एक भूगोल विजेता देखे क्या ये समझाता है, ये समझता है ये, ठीक है ना, कि हमेशा क्या करिए, जब आप वाहन चला रहे हो तो आपकी सूर्य की किरणें जो आंखों का होना कहाँ होना चाहिए, हमेशा भूमध्य रेखा पर होना चाहिए, सीधा, ठीक है। तो 21 जून, तो जून के बाद देखिए जुलाई, अगस्त है और सितंबर। सितंबर में क्या आ गया आपका 23 सितंबर, 22 मार्च, ठीक। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दिसंबर में आ गया 22 से दिसंबर। ये 6 महीने क्या होता है, सूर्य के किरणों का दक्षिणायन होता है, ठीक। सूर्य के किरणों का दक्षिणायन होगा। इसका परिणाम क्या होगा कि अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर यानी दिन की अवधि क्या हो जाएगा, जो हमारे अगर भारत की बात करें तो भारत में देखिए क्या होगा, 21 जून के बाद दिन यानी आपके छोटा होना शुरू हो जाएगा और रातें धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी आपकी। तो पूछा जाता है ना कि भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो क्या बताते हैं आप लोग, 21 जून को बताते हैं। आया हुआ क्वेश्चन, 21 जून के बाद जो दिन की अवधि होगी धीरे धीरे आपका कम होता शुरू हो जाता है और ये प्रक्रिया कुल कितने समय तक चलती, 6 महीने तक रहता है। यानी जब तक सूर्य का दक्षिणायन होगा तब तक भारत में क्या होगा, दिन यानी कम होगा और रातें क्या होगी, बढ़ेगी। और ये प्रक्रिया आती है 22 दिसंबर, जब क्या होगा कि रात की अवधि सबसे लंबी हो जाती है और दिन सबसे छोटा हो जाता है। भारत का एक विषय अपना समझ ले ताकि सबका हो जाएगा, ठीक है। अब 22 दिसंबर की बात करें हम लोग, 22 दिसंबर की बात करें। अब यहां पे देखिए क्या होगा कि 22 दिसंबर से ही सूर्य का क्या होगा, उत्तरायण होना शुरू हो जाएगा, सूर्य का उत्तरायण। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर मार्च। मार्च में क्या आ गया आपका 21 मार्च, भूमध्य रेखा पर आ गया। अप्रैल, मई और जून, 21 जून हो गई, ठीक। ये प्रक्रिया क्या हो रही है कि जब सूर्य का उत्तरायण हो रहा है और इस प्रक्रिया के द्वारा भारत में क्या हो रहा है कि दिन की अवधि आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिन की अवधि बढ़ना शुरू हो जाएगा और रात की अवधि क्या हो जाएगी, छोटी होना शुरू हो जाता है। और यही कारण है, देखिए क्या हो रहा है, अब इसी से देखिए फसलों को जोड़ लीजिए कि 22 दिसंबर के बाद जब दिन यानी लंबा होना शुरू हो रहा है तो भारत में उसी से क्या हो रहा है, धीरे 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 आपकी गेहूं की फसल, सरसों की फसल ये काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो रहा है। व्यवहार में ले आइए, अपने एग्रीकल्चर में ले आइए, अब एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की तरफ ले आइए। यही कारण है कि भारत में क्या होता है कि हम लोग जो गेहूं की जो बुआई होती है वो दिसंबर में यानी दिसंबर से पहले पहले कर देनी चाहिए हर हाल में, ताकि उसका ग्रोथ है यानी बढ़िया से हो सके। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि फसलों के लालच में कि गेहूं की फसल है, सॉरी आलू की फसल बो देते हैं, आलू की फसल के बाद और फिर क्या करते हैं गेहूं की फसल, तो परिणाम क्या हो जाता है, उसकी उत्पादकता कहीं ना कहीं घट जाती है। तो किसान लोग कहते हैं कि यार गेहूं बोते हैं लेकिन यह पैदावार नहीं हो पाता है। ये नहीं देख रहे हैं कि आपने मौसम का ध्यान रखा कि नहीं, सूर्य का उत्तरायण दक्षिणायन का ध्यान रखा कि नहीं। पता चला कि दिसंबर के लास्ट तक यानी आप गेहूं खोद रहे निकाल करके और जनवरी में बो रहे हो, तो पैदावार क्या होगी कि जब उसका ग्रो का टाइम था तब तो उसका अंकुर निकल रहा है, तो यानी उत्पादकता आपकी घट जाती है, ठीक ना। तो बीवर का जो सिद्धांत पढ़ेंगे हम लोग एग्रीकल्चर में, वो सब इसको पूरा बाकायदा हम लोग समझेंगे, पूरा संयोजन से रिलेटेड, फसल चक्र से रिलेटेड सारी चीजों को इसको, ये ठीक। तो सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है ये एग्रीकल्चर आते ही। अब इसमें बात एक चीज और आती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब से कब है, सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में कब से कब है, तो देखिए क्या निष्कर्ष में आता है, 23 सितंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक
और फिर 22 दिसंबर से लेकर के 21 मार्च, यही तो आपका या, यानी यहां पर क्या आएगा कि 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक सूर्य की किरणें कहाँ चमक रही है? दक्षिणी गोलार्ध में चमकती है। और इसी प्रकार कह दिया जाए कि उत्तरी गोलार्ध में कब चमकती है, तो क्या बताएंगे आप लोग? 21 मार्च से लेकर के 23 सितंबर तक, यही तो आपका भाई। यहां से देखिए आपका जाएगा फिर और फिर ये आएगा। हाँ, तो यहां से एक आपको ये पता चल गया कि सूर्य का जो वास्तविक स्थिति है, लोकेशन है, उत्तरी गोलार्ध में कब रहती है और दक्षिणी गोलार्ध में कब रहती है। हाँ भाई देखिए 21 मार्च से जा रहा है 21 जून और फिर जून से यहां तक आ रहा है, तो है तो उत्तरी गोलार्ध में ही आपका ये। इसका देखिए मतलब क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर रहेगी तब उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? 6 महीने का दिन होता है और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है। क्लियर हुआ कि नहीं? कि जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में चमक रही होगी, अर्थात 21 मार्च से 23 सितंबर तक, तब क्या होगा कि उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? दिन होगा 6 महीने और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा? रातें होंगी। क्लियर हुआ कि नहीं पॉइंट ये? और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब 23 सितंबर से लेकर के 21 मार्च तक सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में चमक रही होगी, तब क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होगा और उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की रात होगी। और जब ये पता चल गया किस महीने में दिन हो रहा है, किस महीने में रात हो रही है, तो अब मानव का जो व्यवहार होगा, विलियम क्रिक की तरफ आइए कि उसी के अनुसार मानव क्या करता है? अपना व्यवहार करता है कि अंटार्कटिका यात्रा कब प्रारंभ करेगा वो, या ये कह सकते हैं कि गिरिराज सिरोही, रामचरण गुप्ता, या एमेंडसन की बात करें, तो ये लोग अपनी यात्रा कब प्रारंभ किए होंगे, किस महीने में किए होंगे? सितंबर के आसपास ही प्रारंभ करेंगे तभी तो होगा। सितंबर अक्टूबर में शुरू करेंगे, क्योंकि जाने में तो महीना 1.5 महीना टाइम लगेगा उनको। महीना 1.5 महीना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब वो अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं ये, और नवंबर दिसंबर तक यानी वहां तक पहुंच जाते हैं। और दिसंबर जनवरी तक 1-2 महीने क्या करेंगे? वो रिसर्च करेंगे वो है? जब वो रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करके फिर वो वापिस से निकल लेते हैं। तो अभी इनका पीजी कंप्लीट हो रहा है ना, अभी तो कंप्लीट होते होते अब सीख गई, अब शुरू कर देंगे यात्रा अपना। अब इनका नेट भी निकल गया है तो आसानी से अपना रिसर्च भी एडमिशन ले लेंगे और चल देंगे अपना ये। और इनका यही रहेगा, सबसे बढ़िया टॉपिक यही रहेगा, अंटार्कटिका अभियान कर लीजिएगा अपना, बढ़िया रहेगा रिसर्च का सेंटर, ठीक है। तो आने वाले समय में इनका नाम जुड़ जाएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक। तो चलिए, तो ये तो पता चल गया कि यहाँ पर यानी जो आपका एमेंडसन जो है ये कब यानी पहुंचा होगा। यही कारण देखिए इन सब जो भूगोल वेताओं का जो नाम लिखवाएं आपको, इनकी अगर यात्राओं की बात करेंगे तो ये आपका वो मिलेगा आपको दिसंबर और जनवरी के आसपास मिलता है ये, कि उसी के आसपास ये सब पहुंचे थे। और यही कारण है कभी कभी देखिए क्या होगा कि 2 सन मिल जाते हैं आपको, ये ईयर मिलेगा ये। अगर कोई दिसंबर में पहुंचा है 84 में, तो 85 में वापिस आ रहा है, तो दक्षिण गंगोत्री की बात आती है, तो उसमें 2-2 साल कहीं कहीं पे मिल जाता है। कोई 84, कोई 85, कोई 86 ऐसे लिख देता है, ठीक। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है ये कि क्या क्यों हो रहा है, कि भाई जब वो पहुंचा है तो उस समय यानी आपका 1 साल पीछे था, और जब निकला है वहां से तो 1 साल बाद निकला है आपका वो, ठीक। तो जब निकला है तब क्या अपने दे दिया है वो अपना वो, और जब पहुंचा है तो अपना रिसर्च किया है अपना वो, तो इस बेस पे अपना ये, ठीक। तो इस प्रकार देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखा जाए कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में आएगी तो जो आइस लाइन होती है, अब आइए आइस लाइन के पास आइए, हर चीज देखिए क्या होगा आपका आइस लाइन, कहता है ना आइस लाइन अप होती है और डाउन होता है। इसका यानी क्या होता है? विस्तार होता है, संकुचन होता है। अब विस्तार संकुचन की बात करें क्या होगा
न्यूटन के नियम पे आइए। तो न्यूटन क्या करता है, यही तो बता रहा है कि हर चीजें यानी फैल रही है सिकुड़ रही है, फैल रही है सिकुड़ रही है, फैल रही है सिकुड़ रही है। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, जो फोर्स आपका इसी पे तो है पूरा आपका, वो न्यूटन का नियम ही तो आपका ही है। अब कह रहे हैं भूगोल पढ़ रहे हैं कि न्यूटन का नियम पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन का नियम हर जगह पे अप्लाई है आपका। मानो कि हर जीवन में आपका ज्ञान है, ये भी देखिए क्या न्यूटन के नियम पे ही आपका है। कब ज्ञान आपका है, जब आप पढ़ना शुरू कर देते, जब आप सचेतन अवस्था में आ जाते, मुझे तैयारी करना है, तो आपके ज्ञान का बृहद क्या होगा, विस्तार होता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा बीमार पड़ जाते हैं, थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, या कदम है डगमगा जाते हैं, भटक जाते हैं, या गलत संगत में पड़ जाते हैं, तो वहीं पे आपका ज्ञान क्या हो जाता है, सिकुड़ने लगता है। नहीं तो जीवन पर्यंत फिर इंसान को जब ठोकर लगती है, फिर जागता है, कहता मैं कहाँ था, फिर वापस आता, फिर अपनी तैयारी पे लग जाता है, फिर उसके ज्ञान का क्या होता है, ये चलता रहता है, जीवन भर ये चलता रहता है। इसी प्रकार है, जब व्यक्ति जागता है, सचेतन अवस्था में रहता है, तो ज्ञान का विस्तार होता है, और जब व्यक्ति यानी रात को सोता है, तो ज्ञान का संकुचन हो जाता है। ये ठीक, तो ये पूरा का पूरा इसी पे चलता है। तो आइस लाइन जो होती है भी क्या होता है आपका, सिकुड़ना और फैलना चलता है। ये मतलब क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में आ रही होगी, ध्यान रखिएगा, जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश कर रही होगी, तो जो आइस लाइन होगी ये धीरे धीरे क्या होगा, जो रास सागर था आपका ये मेल्ट होकर के क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा ये। नहीं, और इसी प्रकार जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में आ रही होगी, तब क्या होगा, रास सागर होगा, ये क्या होगा, फ्रीजिंग होकर के इसका यानी विस्तार हो जाता है, यानी ये ठोस रूप में आ जाता है, यहां तक आ जाता है। अब पूरा आर्कटिक रेखा तक क्या होता है, पूरा ठोस रूप हो जाता है ये। अब इसी संकुचन और विस्तार पर जो पैंगुइन जो जीव होते होंगे, जो क्रिल वहां की मछलियां पाई जाती होंगे, वो भी क्या करते होंगे, इस आइस लाइन का अनुसरण तो करेंगे। क्यों, समझा रहा ना कि अब देखिए यहां से देखिए बैठे बैठे ही हम लोग क्रिल के जनजीवन के बारे में यानी हम लोग पता लगा ले रहे हैं कि ऐसा क्या वो करते होंगे कि नहीं करते होंगे। और जब कोई व्यक्ति या कोई विद्यार्थी जब वहां अनुसंधान करके जाएगा, तो कहेगा हाँ सर बिल्कुल सही बताया आपने, कि क्रिल क्या होती है कि जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में आ रही है, तो रास सागर यहां तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, और जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में आती है, तो रास सागर के इधर यानी हो जाते हैं, यानी ये भी क्या होते हैं, प्रवास कर रहे हैं। कि जैसे जैसे बर्फ यानी आइस और मेल्ट हो रहा है, ये फ्रीजिंग और मेल्ट हो रहा है, उनका जनजीवन भी क्या हो रहा है, ऐसे यानी अप डाउन यानी होता रहता है, यानी आइस लाइन के कभी संकुचन कभी विस्तार का अनुसरण करते हैं। पैंगुइन जो जीव है वो भी अपना करेंगे इस तरह से, जो वहां की जो वनस्पतियां जो पाई जाएंगी उनका भी इस तरह से होगा। वो ठंडे प्रदेश उनका जनजीवन है, सब चीजें हैं। हाँ, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि ये उत्तर में ही पाए जा रहे हैं कि दक्षिण में क्यों नहीं पाए जाते हैं। अब हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन देखिए इसी से मिलता जुलता आया था कि क्या कारण है कि जो समोएड जनजाति है, लैप्स जनजाति है, जनजातियों पे, या एस्किमो जनजाति है, यही तो है ना आपके, उत्तरी गोलार्ध में क्यों पाए जाते हैं, यहां क्यों नहीं पाए जा रहे हैं, है तो यही चीज। जो इनका क्वेश्चन है इन्होंने जीव के ऊपर पूछ लिया, लेकिन जो क्वेश्चन आया था आपका इन जनजातियों के ऊपर पूछा गया था कि क्या कारण है ये उत्तरी यानी गोलार्ध में पाए जा रहे हैं, और जबकि वैसा ही सब कुछ स्वरूप तो यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ क्यों नहीं पाए जा रहे हैं। यहाँ लोग अपना इग्लू का घर क्यों नहीं बना रहे हैं, यार लोग कयाक क्यों नहीं बना रहे हैं ये लोग। तो चाहते तो उनको अगर ला करके यहाँ रख दिया जाए तो क्या वो लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये भी देखिए क्या एक सोच का विषय बन गया कि विचार करिए क्यों ऐसा है ये। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो जोन एंड स्टेटा थ्योरी पर चलेंगे। अब हम लोग टेलर पे चलिए कि प्रजातियों की उत्पत्ति कहां पर हुई है, प्रजातियों की उत्पत्ति हुई कहां पर है, जो रेसेस हैं।
काकेसाइड हो गए, मंगोलाइड हो गए, निग्रोइड हो गए हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? अफ्रीका को लिया जाता है। अफ्रीका को तो कहते हैं ना मनुष्य का पालना, कहते हैं इसी को, कि प्रजातियों की उत्पत्ति यहीं से हुआ है, ठीक। और यहीं से यानी विकसित होकर के जो डेवलप हो गई हैं वो क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ गई हैं। तो काकेसाइड यानी बाहर की तरफ आ गए आज, मंगोलाइड है मध्य में है, और निग्रोइड है आज भी सेंटर के रूप में भूमध्य रेखा के आसपास वहीं पर बिखरे हुए सब के सब। यही तो हो गया आपका, ये जोन एंड स्टेटा थ्योरी यही तो बताता है आपका पूरा का पूरा, लोथियन ग्रीन की थ्योरी जो है। तो जब देखिए इस तरह से हो रहा है, तो जो जनजाति, जो प्रजातियां जो उत्पत्ति हो रही है अफ्रीका, तो अफ्रीका में हो रहा है, तो क्या होगा, वो अनुसरण किसका करेंगे, भूभागों का तो अनुसरण करके जाएंगे कि सागर का अनुसरण करके आएंगे वो? क्योंकि उस समय तो नाव तो रहा नहीं होगा। हाँ, पेंजिया का ये है। हाँ, तो ये बीच में क्या हो रहा, पूरा का पूरा सागर आ जा रहा है, महासागर का पार्ट आ जा रहा है। अगर ये लैंड होता में भी जुड़ा होता तो ये सारी जनजातियां क्या यहाँ पर भी पाई जाती, ठीक। तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डेवलप हो जा रहा है, ठीक। तो हालांकि आने वाले समय में देखिए क्या हो रहा है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर लोगों को बसाने की बात आ रही है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी है कि भाई टेक्नोलॉजी है कि जितना भी जो हॉट वाला एरिया होता है उसको जब हम लोग वार्म कर सकते हैं, अवाम वालों को बिल्कुल यानी कूल कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? किया जा सकता है। ग्रीन हाउस बना करके जब आर्कटिक पर यानी पौधे उगाए जा सकते हैं, तो अंटार्कटिका पर क्यों नहीं उगाए जा सकते हैं? करेंगे आने वाले समय में सब धीरे धीरे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपका ले आ रहा है, ये सब स्कोप ले आएगा सब आने वाले समय में धीरे धीरे, है ना। बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है ये सब। तो यहाँ से देखिए एक चीज ये क्लियर हो गया कि कब यहाँ की आइस मेल्ट हो रही है, कब आइस यहाँ की फ्रीज हो रही है, कब 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात कब होता है ये। अब आगे इसी को और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो कि यहाँ के मानव के जनजीवन से रिलेटेड जो रिसर्च कर रहे हैं, वो जो यहाँ के जीव जंतु से रिलेटेड है, उनको पूरा लिंक करते हुए पूरा इसको यानी अध्ययन करेंगे पूरा ये। तो नेक्स्ट क्लास इसी को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।